हेलो बच्चों, धात अधात के एक नए नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम धात के बारे में बात कर चुके हैं, धात के भौतिक गुण और धात के रासायनिक गुण। आधात के बारे में बात कर चुके हैं, आधात के भौतिक गुण और आधात के रासायनिक गुण के बारे में बात कर चुके हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के बीच अपक्रिया की। धातुओं और अधातुओं के बीच की अपक्रिया के जानने से पहले हम थोड़ी देर के लिए जान लेते हैं कि कितने एलिमेंट आपके जो किस तरीके से हम पता करेंगे कि आपका ये धातु है और किस तरीके से हम पता करेंगे कि आपका क्या है, अधातु है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम इसी को कर लेते हैं। आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के आधार पर, KLMN के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो हम उसी के बेस पर हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा आपका धातु होगा, कौन सा अधातु होगा। बच्चों, जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है वो 3-4 प्रकार के एलिमेंटों में बिखरा हुआ है। पहली चीज आपका धातु, दूसरा चीज अधातु, तीसरा उपधातु और एक चौथा आपका आ जाता है रेडियो एक्टिव। बट रेडियो एक्टिव कभी लगभग हमेशा आपके धातु ही होते हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व की तरह व्यवहार करते हैं। अब बच्चों, हम अगर इसी में बात करें तो आधातु आधातु और उसी के साथ एक आ जाता है आपका अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व आपके पीरियोडिक टेबल के ऐसे तत्व होते हैं जो किसी के साथ अपक्रिया नहीं करना चाहते। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में ही क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने आसपास में देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी दूसरे से हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने आप में क्या परिपूर्ण समझते हैं कि हमको किसी से ना कुछ लेने की जरूरत है, ना ही कुछ देने की जरूरत है। उसी तरीके से आपकी कुछ एलिमेंट होते हैं, उनको कहते हैं अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व क्या होते हैं कि उनका बाह्यतम कोष पूरी तरीके से पूरा होता है, यानी कि उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों हम 1 से शुरू करते हैं, 20 तक हम देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा अक्रिय है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, K, L, M और N। K यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, L यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, M यानी कि 18, N यानी कि 32। ठीक है, H। तो बच्चों देखो, जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक के बराबर उस तत्व में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो कोषों में भरा जाता है वो आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो यहाँ पर K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। इसकी क्षमता कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। L वाले की 8, M वाले की 18 और N वाले की 32। हम यहीं तक देखेंगे। दूसरा आपका है हीलियम, तो इसकी क्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर A वाला कोष जो था वो पूरा हो गया, यानी कि ये जो है आपका हीलियम आपका क्या है, अक्रिय तत्व है। ये क्या है आपका, अक्रिय तत्व है। इसके बाद कर लेते हैं लिथियम। लिथियम का 3 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो लिथियम में पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी क्षमता 2 है और इस वाले में कितना चला जाएगा, 1। फिर इसके बाद आपका 4th पे आ जाता है सिलिकॉन। तो यहाँ पे 2 और इस वाले में भी 2, और इसमें हम कितना भर सकते हैं, इसमें हम 8 भर सकते हैं। तो अभी इसमें कहा लग जाएगा 8 तक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5वां नंबर पे बोरान, और यहाँ पर आपका बोरान आ जाता है। यहाँ पे बच्चों लिथियम बेरिलियम आता है, Be आता है, बेरिलियम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोरान आ जाएगा। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। और यहाँ पे फिर कार्बन आ जाएगा, इस वाले में 2, इस वाले में 4। इसके बाद 7 आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, इस वाले में 2, इस वाले में 5। और इस वाले में आपका ऑक्सीजन, यानी कि इसमें 2 और इसमें 6। इस वाले में आपका आ जाएगा फ्लोरीन, इसमें 2 और इसमें 7। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, यानी कि नियॉन, और ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। तो देखो बच्चों, ए वाला कोष भी यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी कि नियॉन भी आपका क्या है, अक्रिय तत्व है। क्या है, अक्रिय तत्व है या अक्रिय गैस है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे 10 एलिमेंट लिखे गए। 10 एलिमेंट की खास बात क्या होगी, ये खुद को हमेशा अक्रिय करने की कोशिश करते हैं। अक्रिय करने की कोशिश में क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अपना अस्तित्व ही गायब कर देगा। इसीलिए आज तक जो हाइड्रोजन है उसकी
प्रॉपर्टी कंफर्म नहीं है कि वो धातु के जैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है कि अधातु के जैसा। फिर आ जाते हैं हीलियम। हीलियम तो आपका अक्रिय है ही। अब देखो यहाँ पे लिथियम, एक देखो अक्रिय तत्व तो यहाँ पर है किस पोजीशन पर, 10वें नंबर पर, और एक कहाँ है आपके हीलियम, हीलियम के जस्ट पास में। तो अब देखो हीलियम को अक्रिय होने के लिए तो आसान क्या पड़ेगा, आपको यहां से 7 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन के पास पहुंचने में, या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होने के, अक्रिय होने में, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होने में, अक्रिय होने में। तो यहां पर देखो इसके लिए सबसे आसान रास्ता ये पड़ेगा कि ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। बच्चों इस बात को ऐसे समझो कि मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, एक डॉक्टर आपके जस्ट बगल 1 किलोमीटर पर है और दूसरा डॉक्टर आपके कितने किलोमीटर पर है, 7 किलोमीटर पर है। तो आप कहां पे जाना प्रेफर करेंगे, आप सबसे पहले अपने नजदीकी वाले के पास जाएंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, बट जाएंगे सबसे पहले नजदीक वाले के पास। तो उसी तरीके से देखो बच्चों, अब ये आपका है लिथियम, तो इसको क्या होना है, अक्रिय होना है। तो ये 2 इसके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाए, 10 नियॉन बना ले और क्या हो जाए, अक्रिय हो जाए। और दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाए, अक्रिय हो जाए। तो इसके लिथियम के लिए सबसे सुटेबल पड़ता है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना। इसलिए लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों। अब यहां पे बात कर लेते हैं बेरिलियम के लिए। बेरिलियम की अगर बात करेंगे तो बेरिलियम को देखो, इसके बाद में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों। तो देखो इसको यहां से बेरिलियम से यहाँ पे नियॉन के पास हीलियम के पास पहुंचने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। और इसको अगर यहां पर जाना पड़ जाए तो इसको यहां तक जाने के लिए आपको लगभग 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, यानी 6 उधार लेना पड़ेगा। तो यहां से यहां जाना इसके लिए ज्यादा आसान होता है, इसलिए जो बेरिलियम होता है Be, इस पर 2+ चार्ज होता है। ठीक है। और इसकी संयोजकता यानी कि मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बोरान। इसके बाद आपका आ जाता है बोरान। अगर बोरान को देखो बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे, कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो हीलियम बन जाएगा। अगर इसको नियॉन के पास पहुंचना है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इसलिए क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्याग देता है, यानी कि ये बना लेगा यहां पर आपका बोरान ट्राइप्लस, ये बना लेता है आपका बोरान ट्राइप्लस। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कार्बन के पास। जो कार्बन है, तो देखो यहां से अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हीलियम बन जाएगा, और यहां से आपका 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नियॉन बन जाएगा। तो कार्बन के पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर सकता है कि आपका हीलियम बन सकता है, और 4 ग्रहण करके क्या बन सकता है, नियॉन बन सकता है। तो इस पर 4 माइनस से आ जाता है। कारण क्या है, जो आपका कार्बन है इसकी प्रकृति थोड़ी आधातु जैसी होती, उपधातु जैसी होती है, लेकिन जो आपका कार्बन है वो आपका क्या है, आधातु है, ना कि उपधातु। याद रखिएगा, ये भले ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, आधातुओं वाली है। ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात कर लें तो नाइट्रोजन जो है, अगर देखो यहां से इसको हीलियम के पास जाना तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेके कहां पहुंचना पड़ेगा, नियॉन के पास। तो यहाँ पे इस पर कितने माइनस चार्ज आएंगे, 3। और ऑक्सीजन को नियॉन के पास पहुंचने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे 2 माइनस चार्ज आएंगे। फ्लोरीन को यहां पहुंचने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो बच्चों कि हम क्या जानते हैं, धातुओं की जो प्रकृति होती है, धातुओं की जो प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है, और आधातुओं की प्रकृति जो होती है इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। तो इसका मतलब यह है कि धातु इलेक्ट्रॉन देगा और आधातु इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं तो इनके वजह से इनके बीच में 3 प्रकार का बॉन्ड बनता है। हालांकि यहां पर जो आपको पढ़ना है सिर्फ 1 प्रकार का बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं आयनिक आवरण। उसको क्या बोलते हैं, आयनिक आवरण। देखो बच्चों, ये जो प्लस चिन्ह वाले हैं ये सब के सब आपके धातु हैं, और नीचे जो है ये आपका सब के सब क्या है, आधातु है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहां तक 10 तक के एलिमेंट को हम पहचान सकते हैं कि कौन सा धातु है कौन सा आधातु है। हम इस चीज को 20 तक करके देख लेते हैं। कितने तक देख लेंगे बच्चों, 20 तक। ठीक है। चलिए अब आपका बच्चा 11वां है सोडियम। सोडियम की बात कर ले बच्चों, यहां पर 2, यहां पर 8। अभी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो कहां चला जाएगा, एम वाले में। कहां चला जाएगा, एम वाले में। तो देखो बच्चों अब इस वाले में कहां तक जाना हमको, 18 तक। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे 8 तक पहुंचते हैं, 18 तक बाद में जाएंगे। Mg 2 8 2 13 एल्युमिनियम, ये होता है 2 8 3। यहाँ पे 14 सिलिकॉन 2 8 4। इसके बाद आपका आ जाता है फास्फोरस P 2 8 5।
यहाँ पे इसके बाद आ जाता है 16 सल्फर 2 8 6। इसके बाद 17 पे आ जाता है आपका क्लोरीन 2 8 7। इसके बाद 18 पे आ जाता है आर्गन 2 8 8। देखो बच्चों यहां पर देखो भी इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हुए 8, यानी कि ए भी क्या है आपका अक्रिय तत्व है। आपका 19 है पोटेशियम के, तो ये आपका होता है 2 8 8 और 1, ठीक है। 20 है कैल्शियम 2 8 8, यहां पर आपका हो जाता है 2, ठीक है बच्चों। अब आगे भी इस चीज को भर सकते हैं, तो चलिए बच्चों हम 20 तक में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। अब देखो बच्चों सोडियम को अक्रिय होना है, यानी कि इसके बाद इसके 10 इलेक्ट्रॉन करना है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्या करेगा निकालेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि सोडियम पे कितना प्लस चार्ज सिंगल प्लस चार्ज, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के आ जाएगा अक्रिय। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा पहुंच जाएगा नियान के पास, यानी कि अक्रिय हो गया। एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम जो होता है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकाल देगा तो इसके बाद हमको उसमें 8 बचेगा, यानी कि 8 जब होगा तो अक्रिय हो जाएगा। तो एल्युमिनियम की बात हो गई। सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन की प्रवृत्ति जो होगी वो आपकी धातु और अधातु दोनों वाली होगी, लेकिन ये भी आपका क्या है अधातु है। फास्फोरस की अगर बात करेंगे तो फास्फोरस की जो प्रवृत्ति होगी वो आपकी क्या होगी -3, यानी कि आधातु वाली। सल्फर की अगर बात करेगा तो सल्फर की भी क्या होगी -2, और क्लोरीन की बात करेगा तो -1। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आर्गन के पास क्लोरीन को पहुंचने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें सिंगल माइनस। सल्फर को आर्गन के पास पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इस पर 2 माइनस चार्ज। फास्फोरस को आर्गन के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि आर्गन क्या है आपका अक्रिय तत्व है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए इसको कितने चाहिए 3, इसलिए फास्फोरस पर 3। और सिलिकॉन को यहाँ पर पहुंचने के लिए कितने चाहिए आपके 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहाँ पे कितना 4 -4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा तो कहां पहुंच जाएगा अक्रिय तत्व के पास, यानी कि अगर पोटेशियम की बात करेगा तो ए भी क्या इस पर कितना 1 प्लस चार्ज। कैल्शियम की अगर बात करेगा तो कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अब बच्चों 20 से लेकर 30 तक, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो सभी के सभी आपके धातु होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबकी प्रकृति क्या होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली। इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या होना चाहते हैं आर्गन की तरीके से अक्रिय बनना चाहते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे डिसाइड करना पड़ जाए कौन सा अधातु है कौन सा धातु, तो नीचे वाले जितने हैं ये सब के सब आपके आधातु हैं। याद रखिएगा नीचे वाले सब के सब क्या है आधातु हैं, और ऊपर वाले सब के सब क्या है धातु है, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इतना तो कंफर्म हो गया बच्चों कि धातु कौन होगा और अधातु कौन होगा, हम इसको यहां से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो बच्चों अभी हमने देखा कि अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। जब ए ऑफ सोडियम क्या करेगा अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो क्या कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये बना लेगा आपका Cl-। देखो बच्चों ये क्या कर सकता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है ग्रहण कर सकता है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का 2 8 1 होता है, यानी कि अगर इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अक्रिय हो जाएगा। और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 2 8 7 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अक्रिय हो जाएगा। तो देखो इसको भी अक्रिय बनना है और क्लोरीन को भी अक्रिय बनना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है हमेशा परमानेंट क्या करता है उसको डोनेट कर देता है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है तो इसके मध्य अक्रिया होने के पश्चात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के पश्चात यहाँ पे आबंध बन जाता है आयनिक आबंध बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आयनिक आबंध बन जाता है। तो इस बच्चों इस चीज को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है और वही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, तब जाके आपका बनता है NaCl। अगर इसके बीच के आबंध की प्रकृति की बात करेगा तो यहाँ पे जो आबंध पाया जाता है वो आपका पाया जाता है आयनिक आबंध या विद्युत सहसंयोजी आबंध। अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो देखो बच्चों इसके अक्रिया के द्वारा धातु और अधातुओं के बीच में किस प्रकार का विद्युत सहसंयोजक अथवा
आयनिक आवरण। ठीक है बच्चों, विद्युत सहसंयोजक या आयनिक आवरण। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, ये क्या होता है। जब, या इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा आवरण जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता हो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत सहसंयोजक या आयनिक आवरण कहते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा आवरण जो इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है उसे आयनिक अथवा विद्युत सहसंयोजक विद्युत सहसंयोजक आबंध कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विद्युत सहसंयोजक आबंध कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल आपका फिर से NaCl लेते हैं। चलो NaCl को छोड़ देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ले लेते हैं। किसको, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। चलो कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 20 होता है, तो 2 8 8 2। 18 पे आर्गन होता है, 2 8 10 10 8 18, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। क्लोरीन की अगर बात कर लेते हैं तो 2 8 7, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी कि यहाँ पे Ca डाई प्लस आएगा और क्लोरीन पर, एक क्लोरीन पर सिंगल माइनस चार्ज आएगा। तो यानी कि दूसरे क्लोरीन पर एक और माइनस चार्ज आएगा। तो A माइनस चार्ज, A माइनस चार्ज, A माइनस चार्ज और A माइनस चार्ज एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, उदासीन। यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन को डोनेट कर देगा परमानेंट, हमेशा के लिए। तो इसके बीच में जो आबंध बनेगा उसी आबंध को हम क्या बोलेंगे, आपका आयनिक आबंध बोलेंगे, आयनिक अथवा विद्युत सहसंयोजक आबंध बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज को अच्छे से याद रखिए कि ऐसा आबंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है उसे आयनिक अथवा विद्युत सहसंयोजक आबंध कहते हैं। उसकी खास बात यह होगी कि जो उसमें मेटल वाला होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंट या हमेशा के लिए क्या करेगा, अपने आधातु के साथ जिसके साथ जुड़ा है उसको क्या करेगा, हमेशा के लिए दे देगा। तो जो इस टाइप का आबंध बनेंगे वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, आयनिक आबंध। जैसे आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, इसमें भी वही सेम चीज होता है। मैग्नीशियम के बाह्यतम में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसको अगर किसी को डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिय। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब इस अवस्था में ये क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा, यानी कि अब किसी के साथ क्रिया ये नहीं करेगा यहां पर। तो इसके बीच में जो आबंध पाया जाएगा वो भी आबंध आपका क्या कहलाएगा, आयनिक आबंध कहलाएगा। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, विद्युत अथवा आयनिक आबंध की हम बात कर लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण 2 विपरीत तत्वों के साथ होता है। 2 विपरीत तत्वों का मतलब होता है आपका, एक आधातु होगा, दूसरा क्या होगा, आधातु होगा। जो धातु होगा वो मैक्सिमम 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और जो आधातु होगा वो भी आपका मैक्सिमम 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। या ऐसे भी इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जो धातु होगा उसको देने के लिए उसके बाह्यतम कोश में कम से कम 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, और उसके आधातु जो होंगे उसको ग्रहण करने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, यह आबंध धन विद्युतीय अथवा ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य बनता है। दूसरा क्या होता है, यह आबंध धातु
और अधातु के मध्य होता है। तीसरा, यह आबंध अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखने वाले तत्वों के मध्य बनता है। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? यह आबंध धातु के बाह्यतम कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन एवं आधातुओं के बाह्यतम कोश में 5, 7 अथवा 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन होने पर बनता है। क्या करता है? बनता है। तो देखिए बच्चों, विद्युत अथवा आयनिक आबंध बनने के निर्माण में कितनी शर्तें होती है? पहली चीज तो या तो धन विद्युतीय होना चाहिए एक तत्व, और दूसरा क्या होना चाहिए? ऋण विद्युतीय होना चाहिए, या उसके अलावा आपका धातु होना चाहिए या अधातु होना चाहिए। या तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक दोनों तत्वों के मध्य में क्या होनी चाहिए? विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए। या आबंध आपका धातु के बाह्यतम कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अधातु के बाह्यतम कोश में 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी यह आबंध बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसके ये आपका आबंध के बारे में जो सबसे अधिक है वो आपका 11th में है, तो हम 10th में इतनी ज्यादा बातें नहीं करते इसके बारे में। हम चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक पर। देखो बच्चों, अगर धातुओं के प्राप्ति स्थान की बात कर रहे तो धातुएं प्रायः 2 अवस्था में पाई जाती हैं। आपका एक है मुक्त अवस्था, पहला आपका मुक्त अवस्था, दूसरा है क्या आपका संयुक्त ठीक है बच्चों। तो मुक्त अवस्था की अगर बात कर दें तो मुक्त अवस्था क्या होती है? वे धातु जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, वे धातु जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बच्चों आपके सोना Au, जिसका सूत्र है प्लेटिनम। ठीक है, फिर आपका एक लास्ट है Ag। देखो बच्चों, आपके सोना, प्लेटिनम और चांदी, ये तीनों हमेशा आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था की बात कर लेते हैं। वे धातुएं
जो अधिक क्रियाशील होती है वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। वे किसमें पाई जाती हैं? आपकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ये सब के सब आपके किसमें पाए जाते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर बात कर लें तो जो आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ये आपके या तो आपके खनिज के रूप में पाए जाएंगे, खनिज के रूप में, या दूसरे आपके अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जो आपके संयुक्त अवस्था में पाई जाती है या तो खनिज रूप में पाए जाते हैं या तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो खनिजों को और अयस्कों को संशोधित करके क्या किया जाता है? उससे शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। लेकिन बच्चों कुछ धातुएं संयुक्त एवं मुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त और मुक्त अवस्था दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका Fe है कॉपर, दूसरा है Fe है आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आपका चांदी। तो देखिए बच्चों कि ये 3 एलिमेंट है जो आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत सारे धातु हैं जो आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में पाए भी जाते हैं तो या तो वो खनिज के रूप में पाए जाते हैं या तो आपके अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आपके संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। उनमें से आपके Fe, कॉपर और आपका सिल्वर दोनों है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बच्चों कि आपके खनिज और अयस्क क्या होते हैं। देखो बच्चों, खनिज क्या होते हैं या मिनरल्स क्या होते हैं? धातुएं भूपर्पटी के अंदर जिस भी अवस्था या रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिजों के साथ तमाम प्रकार की कंकड़, अनेक प्रकार की अशुद्धियां लगी रहती हैं जिनको हम गैंग या आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। उसे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, जो किसके साथ मिली होती है? आपकी खनिजों के साथ मिली होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कर लेते हैं अयस्क की बात। उरस अयस्क क्या होता है? वे खनिज जो पृथ्वी से कम खर्च एवं सुगमता मतलब आसानी से, सुगमता से, वे खनिज जो पृथ्वी से कम खर्च और सुगमता से प्राप्त होते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है AgCl, इसको बोलते हैं हार्न सिल्वर। और यहां पर आपका है Al2O3, जिसको बोलते हैं बॉक्साइट। जिसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों
जो आपके अयस्क होते हैं वो आपके अनेक प्रकार के अयस्कों के रूप में पाया जाता है, जैसे ऑक्साइड के अयस्क, सल्फर के अयस्क, क्लोराइड के अयस्क आदि एक्सेट्रा रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका भी आपके 10th के सिलेबस में बहुत थोड़ा सा है, हमने थोड़ा सा बता भी दिया जितना आपको जरूरत है। ठीक है, और आपका इसका जो विस्तृत है वो आपके अगले क्लासेस में है, आपके हाई क्लासेस में है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों